अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और इस अच्छी सी सुबह में हम चाहते हैं कि सब हंसते मुस्कुराते सुबह को वेलकम करें, क्योंकि स्ट्रेस में रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती और ये स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ में बड़ी मुश्किलात पैदा कर देता है। आपको सर दर्द होती है, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्यों अवैस? तो इस डिप्रेशन के बारे में गुड मॉर्निंग आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि डिप्रेशन से आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं, और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस डिप्रेशन की वजह से आपके मूड स्विंग्स में कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं और इसके साथ साथ आपके लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा जो डिप्रेशन की आप अगर बात कर रही हैं तो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह लोड शेडिंग भी है, बिजली की। और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा ने फैसला कुन कार्रवाई करने का जिम्मेदारी का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे अपनी पुलिस की तरफ। के इलेक्ट्रिक कराची को अंधेरों में धकेलने का जिम्मेदार, नेपरा का कार्रवाई का ऐलान। 350 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा की जा सकती थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने गफलत और सरफ गफलत बरती। कराची मंगोपीर में 7 साला राबिया के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में एक और कत्ल, नौजवान की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मकतूल बच्ची के वालिदैन को एहतजाज पर उकसाया गया। सियासी जमात के ओहदेदारों के नाम सामने आए हैं। नन्ही राबिया सुपुर्द खाक, रेप के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की फातेह टीम पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर इनाम भट्ट का शानदार इस्तकबाल। इनाम भट्ट ने कहा, जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है, अवाम की दुआओं का मशकूर। और डिप्रेशन का शिकार अफराद दुखी और उदास। डिप्रेशन के साथ जाहिर होने वाली दीगर अलामात इंसान की रोजमर्रा सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। डिप्रेशन की असल वजूहात क्या होती हैं, जानेंगे गुड मॉर्निंग आज में। तो जनाब, हमारी टॉप स्टोरीज तो आप लोगों ने जान ली कि आज हम बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, और दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है तो आपको डिप्रेशन होता है, आपके सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं और साथ साथ आपको जहनी तनाव भी बहुत ज्यादा होता है, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, आप स्ट्रेस में रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं आप। तो इस हवाले से गुड मॉर्निंग आज में हम डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जितने भी सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन अभी जाएंगे हम एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। नेपरा की टीम ने 4 रोज तहकीकात के बाद रिपोर्ट जारी कर दी है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क को खामियों का हामिल करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर आकर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। शहरे कायद में अंधेरों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। नेपरा ने पोल खोल दी। नेपरा टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इलेक्ट्रिक ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। कुछ गैस कम मिली, मगर तेल पर बिजली घर चलाए जा सकते थे। मौजूदा हालात में भी 350 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा हो सकती थी। 1015 मेगावाट की सलाहियत रखने वाले बिन कासिम प्लांट 1 से सिर्फ 647 मेगावाट बिजली पैदा की गई। बिन कासिम प्लांट 2 भी गलत मंसूबा बंदी की वजह से बंद पड़ा रहा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान करते हुए केसीसी और बिन कासिम 2 प्लांट फौरी फाल करने का हुक्म दिया। माह रमजान का प्लान भी तलब कर लिया। तो जनाब, माह रमज़ान का प्लान भी तलब कर लिया है, लेकिन देखना यह है कि लोड शेडिंग के हवाले से अब क्या इकदाम होते हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। नफीस नईम साहब, लोड शेडिंग के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ जो है वो हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन भी करते हैं और ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज भी जारी रहते हैं, ये बताइए सर, क्या अभी लोड शेडिंग के हवाले से कर रही है जमात इस्लामी?
देखें, एक तो 20 तारीख को हमारा वज़ीर आला हाउस पे धरना है। अच्छा। और ये वज़ीर आला हाउस पे हम इसलिए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो पूरी तरह नाकाम हो गई है कराची के इश्यूज़ को एड्रेस करने में। पानी पे कब्ज़ा, KBCA पे कब्ज़ा, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो गया है, वाटर बोर्ड इनके पास है, तमाम इदारों के ऊपर काबिज़ तो हो रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन कराची को दे कुछ नहीं रहे। और जब इतना बड़ा बहरान पैदा होता है तो कहते हैं हमने ख़त लिख दिया वफाक को कि गैस फराम की जाए। भाई असल मसला ये थोड़ी है कि गैस फराम की जाए, असल मसला तो ये है कि ये ऑयल वाले प्लांट चलाते क्यों नहीं चलाते हैं। जब आपने इनको बेचा था जरदारी साहब ने अबराज ग्रुप को, बात समझ रहे होंगे आप लोग, तो उस वक्त इनने क्या ये तय हुआ था कि ऑयल के प्लांट चलाने नहीं है इसलिए कि वो महंगे पड़ते हैं इनको, और सिर्फ गैस के प्लांट चलाने, ये तो तय नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का तो इशू ये सामने रखकर बेवकूफ़ बना रहे हैं हुकूमत और के इलेक्ट्रिक मिलकर, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का ये एक नेक्सस है। नेपरा भी इसके इनको सपोर्ट करता रहा है। कभी कभी नेपरा इस तरह की रिपोर्ट देता है, हम उसका वेलकम करते हैं। कल जो रिपोर्ट आई है, चूंकि हम ये बात कह रहे थे ना कि ये गैस के प्लांट चलाते हैं और अगर उनको आधी गैस मिल रही है या पौनी गैस मिल रही है तो ये बहाना बना रहे हैं, ऑयल वाले प्लांट नहीं चला रहे। तो ये बात अब नेपरा ने कल बता दी कि 1015 में से 647 मेगावाट आप सिर्फ चला रहे हैं बिन कासिम यूनिट 1 के, फिर उसके अलावा 188 मेगावाट तो आप चला ही नहीं रहे हैं। सर बिन कासिम 2 बंद किया हुआ है। और कोरंगी के प्लांट्स का भी यही हाल है। ड्यूल कंबस्टन जो यूनिट होते हैं, जो इंजन होते हैं, जो दोहरे उस पे चलते हैं, उसमें से भी ऑयल पे नहीं चला रहे हैं। इसके नतीजे में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग कराची में नहीं, जीरो लोड शेडिंग हो सकती है, इसलिए कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है, जनरेशन ज्यादा है। तो हमारी जो क्या वजह है कि ऑयल के ऊपर क्यों नहीं जाते? मुतबादिल तरीका तो है, जैसे कि आपने बताया डुअल सिस्टम है कि अगर गैस नहीं है तो वो तेल पे भी चल सकता है, तो कि तेल के ऊपर ये क्यों नहीं बिजली की पैदावार? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो इसके ऊपर इनको ज्यादा पड़ती है और इस गैस के ऊपर मुनाफा कम होता है। मुनाफा कम होता है। असल में देखें ना, मुनाफा कम है, हमें कोई मसला नहीं है। अव्वल तो हम प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं थे, हम एहतजाज करते रहे। MQM ने मुशर्रफ साहब के दौर में दोनों ने मिलकर इसको बेचा, चूं भी नहीं की MQM ने। 16 अरब रुपए में खंभों की कीमत के बराबर में शहर का इतना बड़ा इदारा बिक गया। और ये MNAs, MPs 25, 50, 60, 8 सेनेटर, गवर्नर, मेयर, ये सब मौजूद थे। मुस्तफा कमाल मेयर थे, शतुल इकबाल गवर्नर थे, सारे एक ही जगह पर थे और सब मिलकर इन्होंने ये काम किया था। फिर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आए 2009 में, जब 8 में उस वक्त जरदारी साहब ने बेचा, उस वक्त भी उनके साथ थे, एक चूनी की। आज तक शहर में के इलेक्ट्रिक पे कोई हड़ताल हुई? आज तक शहर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM ने कोई मौसर एहतजाज किया? नाम नहीं लेते, और नाम लेते हैं तो रेट बढ़ाने के लिए। कल आपने देख लिया, मैं 3 दिन से चीख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे कि ये रेट बढ़ाने के लिए बैनर लगाएं, के इलेक्ट्रिक के एक बैनर लगा दिए, बाकी तो उन्होंने दूसरी चीज एड्रेस। अच्छा सर, आपकी जमात के हवाले से अगर बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से आप लोग काफी एहतजाज भी करते रहे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराते रहे, लेकिन फिर भी देखें सूरत हाल ये है कि गर्मियां आ गई हैं, मौसम चेंज हो गया और अब इलेक्शन का मौसम भी करीब है, लेकिन कराची के हालात जू के तू हैं। अब आप देखें कितनी लोड शेडिंग है, तो इस हवाले से कोई इंप्लीमेंट होता है, कोई फायदा हो जाता है? देखें, के इलेक्ट्रिक के हवाले से तो कोई बात ही नहीं करता था, मीडिया में चीज़ें नहीं आती थी, कोई अल्फाज नहीं आते। हम करते थे एहतजाज, तो चूंकि मीडिया पे कंट्रोल था, आपको मालूम है इस मीडिया के ऊपर कितना ज़बरदस्त कंट्रोल था कि कोई चीज़ निकलती नहीं थी। पिछले साल से 1.5-2 साल से जो माहौल ज़रा सा बेहतर हुआ, कुछ ओपनिंग पैदा हुई है, तो चीज़ें आना शुरू हुई, मीडिया ने भी कवर करना शुरू किया, हमने एहतजाज किया। उसके फ़वाइद बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो लोगों को पता चला कि उनके मीटर के अंदर जो बिल आता है वो फ्रॉड है, उसमें ओवर बिलिंग है, इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नाजायज दिए जा रहे हैं, उसके अंदर मीटर रेंट गलत लिया जा रहा है, यानी हम मीटर खरीदते हैं पहले, फिर उसका किराया भी देते हैं, उसका किराया भी। ठीक है सर, अब 2017 में भी आपने इसी तरह अपनी कैंपेन शुरू की थी, एहतजाज शुरू किया था, 1 मिलियन कोई कंप्लेन किया, इस तरह का आपने सिलसिला शुरू किया था। अब आप 27 तारीख को सुन रहे हैं कि स्ट्राइक करने भी जा रहे हैं आप, तो इसका नतीजा क्या निकला? और अभी आप जो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर, सर कराची को ऑन किसने किया है अब तक? आप 2 साल तो कराची समझ लें कि MQM भी अब वाइप आउट हो गई इस हिसाब से, तो आपके सामने वो भी एक इशू ख़त्म हो गया है, फिर भी कराची का और के इलेक्ट्रिक का इशू सेटल नहीं होने पाता। और ये बातें को आज की बात नहीं है कि फर्नेस ऑयल जो है वो इस्तेमाल करने से इज्तनाब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फर्नेस ऑयल से मुनाफा होता है, कम होता है। ये अभी अचानक जो है, आप वो कहते हैं कि वहाँ से हमें सुई सदरन गैस कहता है कि वहाँ से फील्ड से मुझे गैस कम मिल गई है। 190 के इलेक्ट्रिक की डिमांड है, 90 मिलियन क्यूबिक फीट उनको दी जा रही है। अचानक ये बहरान कैसे आ जाता है मुल्क में, या कराची में, खासकर कराची में और के इलेक्ट्रिक में अचानक जो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होनी शुरू हुई थी? इसकी क्या वजह है? देखें, 2-3 बातें हैं इसके अंदर। एक तो मैं आपको पहली बात की वजाहत करूं कि जब हमने एहतजाज किया, धरने दिए, गवर्नर हाउस पर बैठे, तो उसका असर होता है, और असर ये हुआ, एक शऊर पैदा हुआ। दूसरी बात ये कि ये गए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक वाले हमेशा से जाते थे नेपरा से, ये टैरिफ अपनी मर्जी का ले आते थे। इस मरतबा हम रास्ते में रुकावट बने हुए, हम टैरिफ में इजाफा नहीं होने दे रहे, जिसके नतीजे में
क्योंकि कहते ये हैं कि टैरिफ में इजाफा भी हो गया तो ये तो यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम है पूरे मुल्क में और उसका असर कोई नहीं पड़ेगा, ये झूठ बोलते हैं। आप अपने बिल उठाकर देख लीजिए, 4 साल पुराना वाला बिल देख लीजिए, 5 साल पुराना वाला, पिछले साल का और इस साल का, नंबर ऑफ यूनिट सेम होंगे, बिल आपका बढ़ जाएगा। तो ये टोटल फ्रॉड है। बिल का जो मसला है ये तो एक ऐसा मसला है कि हर शहरी ही परेशान है इस मसले। मैं आपको बताता हूँ, हम टैरिफ में इजाफा नहीं होने दे रहे, मुसलसल इनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, इनका ये प्रेशर नहीं होता। आप मुझे बताएं, अगर जमात इस्लामी इस वक्त एहतजाज की कॉल ना दे रही होती, ना हम मैदान में होते, तो आप इन पार्टियों से तवक्को रखते हैं जिन्होंने बेचा, जिन्होंने अपने भांजे भतीजों को रखा, जिन्होंने एरियाज तकसीम कर लिए कि ये रिकवरी एरिया, ये गैंगवार वाले लेंगे, ये एमक्यूएम वाले लेंगे, ये पीपी वाले लेंगे, लेकिन सर ओवर बिलिंग की अभी भी शिकायत आ रही है। 12-12 घंटे लोग अभी भी सफर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अभी भी अपने मौकिफ पे कायम है। 274 क्यूबिक अभी जो मिलियन क्यूबिक फीट का जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इलेक्ट्रिक को कहा है कि आप ओवरड्यूज पे करें। सर मसला ये है कि दोनों एक दूसरे की टसल में उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए आवाम से खेला है। बहुत ज्यादा भाई देखें ना, हम तो पार्टी है ना, हम तो आवाम की आवाज बन सकते हैं, हमारे पास तो नुमाइंदगी भी नहीं है। जिनके पास नुमाइंदगी है, अब लोगों को उनसे मुतालबा करना चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए। और हुकूमत के ऊपर हम दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि हुकूमत अपना खत लिखने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला साहब, आपको एक्शन लेना होगा। आपके घर में कोई आकर डाका डाल दे तो आप क्या करेंगे? लेकिन हाफिज साहब ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक एक तकसीम कार कंपनी है और बिजली की तकसीम कार कंपनियों का जो टोटल निज़ाम है वो तो वफाकी हुकूमत के अंदर आता है। बिल्कुल। तो आप सूबाई हुकूमत को इस हवाले से कैसे मुरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? दोनों है ना, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। देखें, सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने ही इसको दोबारा बेचा था, ठीक है। और 9 से लेकर आज तक कितनी दफा इन्होंने इलेक्ट्रिक को अपने कटहरे में लाकर खड़ा किया। भाई आप यहाँ पर हुक्मरान हैं, आप हुकूक तलब करते हैं, आप विफाक से मुतालबा करते हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग नहीं कर सकती इस पूरे खत लिखा ना उन्होंने, खत लिख दिया और एहसान किया हम पर। नूरियाबाद में मसला आया था गैस का, क्योंकि वो अनवर मजीद साहब का, जरदारी साहब का, उमनी ग्रुप का था, तो वो 3 दिन के अंदर मसला हल हुआ था, नहीं हुआ था। तो भाई हमारे शहर ने क्या कसूर किया है? आपकी जात का मसला आ जाए तो आप मसला अगर ये कह रहे हैं कि जाती मफाद बीच में इन्वॉल्व है, इस वजह से कुछ नहीं करते। तो अल्टीमेट जिम्मेदार है। यूनुस ढाका एक सेक्रेटरी पानी और बिजली थे, उन्होंने एक बयान दिया कि 62 अरब रुपए जो है कराची के लोगों के वापस किए जाए, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर गलत नहीं है, बंदा ही तब्दील कर दिया इन्होंने। सर, तो ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये शहर, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैकबोन है, पूरे मुल्क की बैकबोन है। उसके जो शहरी हैं वो हर रोज ये शिकायत करते हैं कि हमारे घर में 4 घंटे लाइट नहीं थी, हमारे घर में 5 घंटे लाइट नहीं थी। लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है कि अगर आप बाहर ममालिक में बैठे किसी शख्स को बताएं तो वो कहते हैं अभी भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है। सर मसले का हल क्या है? क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं, अब ये है कि इनको पाबंद किया जाए, इनका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ये फिर भी कमाएंगे। मसला है कि अंधी चल रही है ना, आपको किकबैक्स देती हैं, इसको देती हैं, इसको पैसे पकड़ा दिए और उसके बाद जो चाहो आवाम के साथ खेलो, ये नहीं होगा। $361 मिलियन इनको खर्च करने थे अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में, इन्होंने किए? किसी ने पूछा इनसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो मुआहदा किया गया था जब ये कंपनी बेची गई थी। अगर ये ऑयल के ऊपर सारे प्लांट चल भी जाए ना तो इनका सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए कि इन्होंने पैसे नहीं लगाए इसमें, सारे पैसे हमसे वसूल किए हैं, सिस्टम में पैसे नहीं लगाए। सही बात। तो कोई पकड़ने वाला नहीं था ना, मसला ये। अच्छा, अब मैं आपसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अदालत आलिया से भी, अदालत उज़्मा से भी एक शिकायत करना चाहता हूँ। 2 साल हो गए के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग नहीं होती। चीफ जस्टिस साहब, कराची के 2.5 करोड़ लोग अजियत का शिकार हैं, आप बहुत सारी चीजों में एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इंटरनेशनल माफिया है, ऑफशोर कंपनियां हैं और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से अपने पंजे गाड़े हुए हैं। अगर आप इस माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो अदालत के बारे में गलत राय लोग कायम करेंगे। सीधी बात है, इसलिए कि हर एक के रेट लगे हुए हैं, यहां पर कोई ऐसा फरिश्ता नहीं है। तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप उनको फिक्स करें। नेपरा की रिपोर्टें आ जाती हैं, ये स्टे में चले जाते हैं, 100 तो इन्होंने स्टे लिए हुए हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट क्यों इनको स्टे देता है और वो स्टे खत्म क्यों नहीं होता? जजों के बारे में सवाल क्यों नहीं पैदा होंगे? फिर आप लगाइए हम पर तौहीन अदालत। हम तो कराची के हुकूक के लिए अगर खुली बात करनी पड़ेगी तो करेंगे। यहां रेट नहीं लगने चाहिए अदालतों के, यहां पर आकर इनको सामने मुकाबला जाकर इनको फिक्स करना चाहिए। ये क्या बड़े बड़े वकील लाकर खड़े कर दें करोड़ों रुपए वाले, तो जज क्या इनके पर बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे? ये नहीं चलेगा। ठीक है सर, और आवाम जजों से भी पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पे क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। सर आपकी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बात करें लोड शेडिंग के हवाले से और लोड शेडिंग का ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा। अब तो नेपरा ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, अब के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या मजीद इकदाम होंगे ये जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो बात हो रही है कराची में लोड शेडिंग के हवाले से। हाफिज़ नईम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। नफीस नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी है। हाफिज़ साहब, ब्रेक के दौरान हम गुफ्तगू कर रहे थे इसी हवाले से, तो कराची का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि
लोड शेडिंग के बाद बिजली चोरी का एक जो मसला है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? के इलेक्ट्रिक हमेशा कहता है कि बिजली चोरी की बुनियाद पर कराची के अंदर लोड शेडिंग की जाती है, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? भाई देखें ना, अगर ये पहले कोई बात करता ना तो बात समझ में आती है। अब अगर बिजली चोरी हो रही है नाजायज़ तरीके से, उन्होंने अपनी पुलिस तक तो रखी हुई है जो इनको एंटाइटल्ड नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। फिर तमाम पार्टियों की, हुकूमत की 100% सपोर्ट इनके साथ है। एक दिन आपका बिल लेट हो तो ये बिजली काटने आ जाते हैं। ये 10-10 साल से बिल पे नहीं कर रहे हैं स्वी गैस को, तो इनका लाइसेंस कोई नहीं काटता, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इनका अमले की मर्जी के बगैर कौन चोरी कर सकता है? क्या इन्होंने लेजिटिमेट कुंडे का सिस्टम नहीं बनाया हुआ, जायज़ कुंडा सिस्टम? ये क्यों बनाया हुआ भाई आपने? अब आपको 10-12 साल हो गए, इतनी सपोर्ट के साथ आप यहाँ मौजूद हैं हुकूमतों की, और अगर आपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और चोरी हो रही है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी की तो नहीं है जो चोरी नहीं कर रहा। बिजली चोरी में सबसे ज्यादा सफर वो लोग करते हैं जो कि बिजली चोरी नहीं कर रहे, लेकिन उनके इलाके में बिजली चोरी हो रही है, इस वजह से उनके वहाँ पर क्रैकडाउन भी है और लोड शेडिंग का दौरान और जहाँ बिजली चोरी हो रही है, सही आपने पॉइंट उठाया है, जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ लोड शेडिंग का दौरान बढ़ा दिया गया है। के इलेक्ट्रिक अभी जो नेपरा ने आपकी, मैं डिस्कस करना चाह रहा था ये बात कि नेपरा ने जो कहा है ना, उन्हें असल जनरेशन, अभी हम सादिया दादा की भी बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 3,000 मेगावाट डिमांड है, 2300 पूरी कर रहे हैं, यानी कि 700-750 का शॉर्टफॉल आ रहा है। जब इतना बड़ा शॉर्टफॉल आएगा तो अल्टीमेटली 12-12 घंटे लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक को सिर्फ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है जनरेशन पैदा करनी है, पावर पैदा करनी है, फर्नेस ऑयल पर या डीजल ऑयल पर जो अपने इनकी बन प्लांट्स में चला देंगे। जो बिन कासिम की बात की, बिन कासिम 1 के 6 यूनिट है 220 मेगावाट के, 6 यूनिट में से एक अभी मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया। अब बताइए मुझे, गर्मी के दौर में मेंटेनेंस के लिए यूनिट को बंद करना कौन सा सेंस है? तो शहरी कहाँ जाएंगे? ठीक है, और आपने फर्नेस ऑयल के कोई भी वहाँ यूनिट नहीं चल रहा, जो गैस पे चलते हैं वो 2 यूनिट चल रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से कम दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोड शेडिंग होगी। तो इसके लिए तो आपने, फिर जब ड्यूज वो कह रहे हैं हमारे 80 बिलियन है, सदर्न गैस कंपनी कहती है कि 80 बिलियन के ड्यूज हैं, के इलेक्ट्रिक मानती नहीं हो, कहती है 13.5 बिलियन ड्यूज हैं। तो ये कौन सेटल करे? आप ये इशू बाद में सेटल करें, पहले आवाम को बिजली दें। लेकिन उसके अंदर नुकसान तो कराची के शहरियों का हो रहा है, कराची की सनतों का हो रहा है, कराची के उन लोगों का हो रहा है जो डेली वेजेस पे जाते हैं और गर्मी के बायस शायद वो कमा भी नहीं पाते कि जी अब लोड शेडिंग हो रही है, हम काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के काम हो रहे हैं, 9-10 के, अभी 9 के इम्तिहान कल खत्म हुए हैं, 10 के शुरू हो गए, सही है। और अब इस वक्त सूरत हाल ये कि घर में भी बिजली नहीं, सेंटर में जाए तो बिजली नहीं। ये जो सादिया दादा वगैरह, ये जो लोग इनके तर्जुमान बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, साफ बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये ज़ाहिर है, ये जॉब करते हैं वहाँ पर, उनको ये बोलना पड़ता है। 3000 मेगावाट से ज़्यादा, 3100 से ज़्यादा तो इनकी अपनी पास बिजली है, 2100 से ज़्यादा इनकी अपनी जनरेशन है, 390 IPP से लेते हैं, 650 मेगावाट नेशनल ग्रिड से लेते हैं। और हमारी डिमांड आम दिनों के अंदर 1700-1800, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो 2000, 2100-2200 से ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़ा लें तो 2500 लगा लें। बाकी बता दें मुझे पेपर में, सर ये सारी अगर जो इनकी पैदावार है बताएं ना, ये दिखाएं, ये झूठ बोलते हैं। पहली बात, नेपरा में साबित करें इस बात को, इनकी बात भी मान लें और कहें कि 2300 मेगावाट चल रहा है और 3000 मेगावाट जो है वो हमारी डिमांड है, तो 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? 10 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? उसी हिसाब से लोड शेडिंग होनी चाहिए ना। और फिर ये देखें, अब सब चीजें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। प्लांट इन्होंने बंद रखे हुए हैं, गैस में इनको आधी गैस तो मिल रही है ना, अगर चले बिल फर्ज 500-600 मेगावाट इनके गैस पे चलते हैं बिल फर्ज, तो आधी तो फिर भी मिल रही है ना, तो 300 मेगावाट तो चलाओ ना गैस वाले भी। सर अगर के इलेक्ट्रिक के मुआहदे पे नजर डालें तो जब ये फरोख्त हुआ था उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि आपने अपनी बिजली की कैपेसिटी बढ़ानी है कराची की ज़रूरत के मुताबिक, वो इन्होंने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से बहुत चीज़ थी कि ट्रांसमिशन लाइन्स को चेंज करेंगे, लाइन लॉसेस कम करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने चेंज की और उसमें किया ये कि कॉपर के वायर हटा के सिल्वर के वायर लगा दिए, जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, लोड पड़ता है तो वो टूट जाते हैं। बचपन से पढ़ते थे यार, कॉपर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बचपन से हमें पता है, पता नहीं आजकल साइंस बदल गई है। इसकी वजह ये थी कि कॉपर के वायर चोरी हो रहे थे बड़े, और तकरीबन 20 मिलियन तो उन्होंने 2012 से पहले नफीस भाई, बिजली के जो तार हैं कॉपर के, कोई आम आदमी तो चोरी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन बहुत ऐसी जगहों पर हैं जो इनके खुद अपने लोग भी शामिल थे इसमें से, तो बड़ी बड़ी पूरी पावर लाइंस जो है वो गायब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जब ये उसको काबू नहीं कर सके, यानी कि चोरी को आपने कंट्रोल कर सके, तो आपने कहा कि सारा कॉपर ही हटा दो। मैं बताऊं तो आपको बताऊं कि पिछले 10-12 साल में के इलेक्ट्रिक को जो सपोर्ट हासिल रही है, उस वक्त आर्मी की हुकूमत थी, आर्मी की सपोर्ट हासिल रही है, ठीक है। तारिक सदोसई साहब ही इसके चेयरमैन थे ना भाई, MD थे ना। उसके बाद जो है वो इनको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल, MQM की 100-200% सपोर्ट हासिल रही है, ठीक है। इतनी बड़ी ताकतवर जो MQM माफिया थी, जो सुबह कहती थी शहर बंद, शाम कहती थी शहर खोल दो, तो वो के इलेक्ट्रिक को इतना सपोर्ट कर रही थी, फिर भी के इलेक्ट्रिक अगर चोरी बंद नहीं कर सका तो भाई कौन चोर है?
इसी तरह से ये अगर लोगों को मसले हल नहीं कर सके तो ये सब पार्टियां क्या कर रही थी, आज जाकर आप वहां पर एहतजाज करते हैं और उसमें भी जो है वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के मफाद की बात शुरू कर देते हैं। जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो सिचुएशन वेग चल रही थी ना, वो वाज़ेह इस तरह से हो गई कि बिलाखिर अब नेपरा ने अपनी रिपोर्ट तो जमा करा दिया और अब ये साबित हो गया है कि जी गफलत ही थी, लेकिन आवाम को जागते रहना पड़ेगा। ये कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे। हम एहतजाज करने इसीलिए जा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है भाई सड़कों पर रहने का। वज़ीर आला हाउस का घेराव में पता है आंसू गैस फेंकेंगे, ये उसकी मोहब्बत में गोली चलाएंगे, ठीक है, कबूल है, करें ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये फिर हम भी देखेंगे हम क्या करते हैं। लेकिन हाफिज साहब ये बताएं कि आप अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है और बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली की कोई कंप्लेन लेके आप के इलेक्ट्रिक के किसी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे उनका रवैया देखें, इतना बुरा रवैया होता है अवाम के साथ, ना उनकी कंप्लेन सुनी जाती है और उन्हें वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही हाल है और मैं आपको बहरहाल एक ऑफर जरूर करता हूं कि जमात इस्लामी का एक इलेक्शन, ये अपना सेल है, क्या नाम है इसका, बिजली के हवाले से, इसमें जिसकी भी ओवर बिलिंग है इंशाल्लाह हम फाइट करेंगे, कानूनी तरीके से हम दिलवाएंगे। अच्छा। और दिलवाते हैं रोजाना 8-10 लोगों को जो भी आते हैं हमारे पास, हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, शाम में आइए आप और हम इससे आपको रिलीफ दिलाएंगे। लेकिन जाहिर है लाखों करोड़ों लोगों का मसला सिर्फ जमात इस्लामी का सेल तो हल नहीं कर सकता, ये तो हुकूमत को हल करना होगा, इसको पाबंद करना होगा। तो यही सब वो चीजें तो हैं जिसके लिए फिर हम क्या करें। लेकिन ये हुकूमत की नाकामी नहीं है कि हुकूमत के नाक के नीचे ये सब कुछ इतने सालों से होता रहा कि इलेक्ट्रिक ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बिजली नहीं पैदा की, बल्कि बिजली के अंदर बहुत सारे मामलात उन्होंने दूसरे वेग छोड़ दिए। तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं, हुकूमत विफाकी और सूबाई हुकूमत की नाकामी नहीं है, नाअहली नहीं है, मिले हुए। लेकिन सर हल क्या है? शरीक जो बात तो कर रहे हैं, अवामी दबाव। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा कोई मिरेकल हो जाए कि चंद दिनों में ये मसला हल होगा, आवाम को जान छूटे। इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग का मसला, इस दबाव को बढ़ाएं, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं, कि इलेक्ट्रिक पे दबाव बढ़ाएं, ये लोड शेडिंग का मसला आधा रह जाएगा इस वक्त इंशाल्लाह। 2017 में भी तो आपने बहुत ज्यादा दबाव पैदा किया था, फर्क पड़ा था, उससे फर्क पड़ा था। आज इस साल आपको बता रहा हूँ टैरिफ में इजाफा नहीं कर पा रहे ना, ये उल्टे लटक गए। अब ये शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचना है, अब कहते क्या है यार देखो चाइना की कंपनी को नहीं बेचने दे रहे। अरे भाई चाइना का नाम लेकर आप बेवकूफ नहीं बनाओ, वो एक कंपनी है, ब्लैक एंड व्हाइट में मुआहदा लाओ, कोर्ट कह रहा है कि मुआहदा लेकर आओ, आप क्यों नहीं दिखा रहे भाई? ये कौन सा ऐसा मुआहदा है कि जो आप कोर्ट को भी नहीं दिखा सकते? ठीक है, तो शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ जो भी मुआहदा हो ट्रांसपेरेंट हो, कौम के सामने हो। दूसरी बात यह कि मोनोपोलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए ना दुनिया में। अगर प्राइवेटाइजेशन होती भी, अव्वल तो हम इसके खिलाफ थे, प्राइवेटाइजेशन होती भी है तो बिजली की कंपनियां देखें, इसमें एक होती है ट्रांसमिशन, एक होती है जनरेशन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चीजें होती हैं। हाँ। 3 मुख्तलिफ कंपनियां हो सकती हैं, एरियाज तकसीम कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन पैदा कर सकते हैं, कौन सर्विसेज बेहतर बनाएगा। ये है असल कॉर्पोरेट सेक्टर का और प्राइवेटाइजेशन का फिनोमेना। लेकिन बुनियादी तौर पर चूंकि ये पूरा अमल एक आलमी सरमायादाराना निजाम का एक पार्ट है, तो इसलिए इसमें कब्जा होता है, इसमें माफियाज होती हैं। ये बाजार बड़े साफ सुथरे आपको पैंट शर्ट में 3 पीस सूट में नजर आएंगे इनके लोग, असल में ये माफिया होते हैं, माफिया। और ये बेसिकली अपनी नौकरी को जस्टिफाई करने के लिए खून चूसते हैं लोगों का, ये है सरमायादाराना निजाम का। सर आप कैंपेन जरूर चलाएं, बहुत और अच्छा है, हम दुआ गो हैं कि इस कैंपेन को कोई नतीजा निकले और लोगों को इस अजाब से जान छूटे। लेकिन साथ में एक मॉरल कैंपेन भी चलाइए कि लोग कुंडे ना डालें, लोग अपने बिल टाइम पर पेश करें, ताकि एक इदारे पे देखें कि इलेक्ट्रिक को हम ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर उनके भी मसाइल हैं, लेकिन उनको पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि आवाम को अपनी जो आपस की लड़ाई है वो छोड़ के आवाम को बिजली दें। लेकिन साथ में आवाम का भी फर्ज बनता है, जो कुंडों की भरमार होती है जिसकी वजह से लोड शेडिंग ज्यादा होती है, वो लोग सफर करते हैं जो बिल पे कर रहे होते हैं, ये ना हो। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात होनी चाहिए, मीडिया से होनी चाहिए। लेकिन जब वन साइडेड बात होती है, देखें जब लोग तंग आमद बजंग आमद, बहुत सारे लोग बेईमानी नहीं करना चाहते, पूरा निजाम उनको बेईमानी की तरफ धकेलता है। आप रिश्वत नहीं देना चाहते, आप चले जाए बिल्डिंग बना के दिखा दें, आप फिर मौलवी साहब से फतवा ही लेंगे कि यार इस तरह के हालात में जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, घर बनाएं, पैसे हैं, बच्चों का मसला है, तो जायज़ है कि नाजायज़ है, मजबूरी में रिश्वत देना, तो मौलवी साहब भी आपको रिश्वत के निज़ाम में फतवा भी रिश्वत का ही मिल जाता है। मसला फ़िक़्ह का नहीं है, मसला ये कि पूरा एक जबर और जुल्म और रिश्वत और करप्शन का निज़ाम है, इसमें बहुत सारे लोग चोर हैं और मजीद बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को चोरी पर मजबूर किया जाता है। इस निजाम को बदलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, निजाम को बदलना होगा। लोड शेडिंग के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन जब लाइट आती है तो हर किसी का ध्यान जाता है कि जी अब देखा जाए कि मोटर चलाई जाए, अब पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब मोटर चलाई जाती है तो पानी नहीं आ रहा होता, और अगर पानी आ जाए तो वो गंदा और गदला और आलूदा होता है। सर अब ये कैसा मसला हल होगा? अब पानी देखें खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये जो हम वज़ीर आला हाउस जा रहे हैं ना, 3 इश्यूज हैं हमारे, एक बिजली है, एक पानी है और एक यूनिवर्सिटी एक्ट है। इस पर खुद एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि सिंध की यूनिवर्सिटियों के ऊपर पीपल्स पार्टी वडेरों का कब्जा करना चाहती है। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, और इसको सिंधी महाजिर के तनाजुर में न लें आप, ये इस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं ताकि ये अपनी सियासत करें, ये अपनी सियासत करें, नहीं,
ये वडेरा शाही का जो निजाम है वो तो सिंध में भी सिंधियों को हक नहीं दे सका। तालीम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 15,000 स्कूलों के हवाले से मजीद बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर वक्त है तो आप पानी के हवाले से बात। पानी में ये है कि हमारी डिमांड है 1255 मिलियन गैलन, हमें मिल रहा है 550 मिलियन गैलन, उसमें से भी लॉसेस हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज की अपनी डिमांड है, जो लोगों की जो है वो अपनी डिमांड है डोमेस्टिक। अब इसमें होना क्या चाहिए? फौरी तौर पर K4 जो कि 2010 में नेमतुल्लाह खान ने K3 अपने टेन्योर में मुकम्मल किया, K4 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए कंसल्टिंग कंपनी हायर कर ली, ये उन्होंने कारनामा था। 100 मिलियन गैलन पानी दिया, 260 के लिए काम शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल जिसको पूरी ताकत हासिल थी, आज सब कहते तो हैं, दावे करते हैं कि ये किया और वो किया, जिनको पूरी ताकत हासिल थी फौज की, हुकूमत की, बाद में ये सब हुकूमतों में शामिल रहे, ये K4 पे काम भी शुरू नहीं करवा सके थे। 2010 में जिस मंसूबे को 16 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, वो मंसूबा 2018 में मुकम्मल नहीं हुआ और उसकी लागत 45 अरब रुपए से ज्यादा जा चुकी है। मेरे और आपके टैक्सों के पैसे हैं जो ये लूट रहे हैं। वजह नाअहली है, वजह नाअहली है। दूसरी बात ये कि ये पानी तो वैसी डेफिशिएंसी, अब आएगा तो बहरिया टाउन को मिल जाएगा। बहरिया टाउन में मुस्तफा कमाल साहब की अटैचमेंट भी है, पीपल्स पार्टी की भी अटैचमेंट है, नून लीग की भी है, PTI की भी है, सब उनके जहाजों में सफर करते हैं माशाल्लाह। बहरिया का नाम आप नहीं ले सकते, इलेक्ट्रिक का नाम आप नहीं ले सकते, आप मीडिया वालों की भी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। बहरहाल खैर, मैं नहीं लेता बहरिया का नाम और मैं नहीं लेता क्या इलेक्ट्रिक का नाम। मैं ये कह रहा हूं कि 260 मिलियन गैलन हमें नहीं मिला, और चले आप जो पानी है उसको तो ठीक कर दें, पंपिंग स्टेशन ठीक कर दें, बिजली का निजाम ठीक कर दें। 3 दिन के नागे से पानी दे दो यार। लेकिन सर वाटर टैंकर माफिया कैसे चलेगा? 3 दिन के नागे से अगर पानी देते हैं तो कराची के शहरी इस वक्त तो बहुत बड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। अब तो एक महीना पानी, मैं बल्दिया में कल गया, 2.5 महीने से पानी नहीं है। सर वॉलमैन को सही कर दें, असल कहानी है वॉलमैन। सर वो वॉलमैन होते कहाँ हैं? वो तो पहले 90 में ड्यूटी करते थे, बहादुर PIB में मसले पर बात छोड़ दें। भाई 4,500 वो लोग हैं जो काम ही नहीं करते। मैं कहता हूँ कराची के लोगों को मेरिट पे नौकरियां दें, काम करने वालों को नौकरियां देना, उन लोगों को क्यों दे रहे हैं जो काम ही नहीं करते? चले सर, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वैसे बड़ी मुखालिफत है। चले सर, हम उम्मीद करते हैं कि जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है, हमने तो देखे चला के दिखाया था। मैं आपको बताऊं, नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में पूरा माफिया यही था, काम करके दिखाया। पानी भी आता था, सड़कें भी बनती थी, पार्क भी बनते थे, चाइना कटिंग नहीं होती थी। चलें सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त हमसे बिजली के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे पानी के हवाले से। गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात करते हैं हम सियासत के हवाले से, जिसमें आजकल बड़ा ज़्यादा तनकीद का सिलसिला जारी है, और अब जो निगरां सेटअप बनने वाला है उसके हवाले से भी हम देख रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई है। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ निगरां वज़ीर आज़म को मीडिया पर नाम देने का मकसद यही है कि निगरां वज़ीर आज़म कोई भी आए उसे मुतनाज़े बनाया जाए, जबकि नाम मिल गए हैं। अब तहरीक इंसाफ से मुशावरत की जरूरत नहीं है, हुकूमत से मिलकर 15 मई तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करना है। उन्होंने क्या बात किया ये आपको सुना दें। हुकूमत को मैंने ये कहा है कि हमें 15 मई तक फाइनल करना चाहिए नाम, और उसके बाद इमीडिएटली हमें फाइनल करके उनके लिए केयरटेकर गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट करना चाहिए। और ये इन लोगों ने नाम दिया है, नाम दे दिए, मैंने पढ़ लिए हैं। नेचुरली आपको कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है उनके साथ मिलकर बैठने की। मैंने राब्ते तो किए हैं, मगर उन लोगों की तरफ से कोई राब्ता नहीं है। असल में वो इस बात को भी गेम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए हम उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं। उनकी प्लान ये है। खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा ये तो आपने सुना। और दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुजव्वज़ा नामों से मुताल्लिक़ खुर्शीद शाह की तनकीद को लाउबालीपन करार दे दिया गया है। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरां वज़ीर आज़म के नाम तजवीज़ करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी नहीं किया गया है। अच्छा होता खुर्शीद शाह बयान दागने से पहले तस्दीक कर लेते। निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर मुशावरत से किया जाना लाजिम है। मीडिया रिपोर्ट के बजाय बाहमी रवाबत पर इन्हिसार करना मुनासिब और नतीजा खेज होगा। बिल्कुल। अब ये अगर देखा जाए ना, इन दोनों के बयान अगर सामने रखे जाएं, फवाद चौधरी की बात की जाए, अगर हम बात करें खुर्शीद शाह साहब की, तो लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जैसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद PTI ने अपने तौर पर लोअर लेवल पर कुछ नाम फाइनल किए हैं और उसके हवाले से वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो गए। एग्जैक्टली, वो पब्लिकली फिर डिस्क्लोज हो गए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी वजह से तो खुर्शीद शाह साहब ये बात कह रहे हैं ना
कि जी अब हमें मिलने की जरूरत नहीं है, अब देखा जाएगा जो 15 मई को जो भी फैसला आता है उसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की और खुर्शीद शाह साहब की कई मुलाकातें हुई हैं और नामों के ऊपर फिर भी इत्तेफाक नहीं हो सका था, और फिर उनका यही था कि नहीं जी अब जो भी हमारी मुशावरत हुई है, जो भी इजलास बैठा है, ये दोनों जब मिले, इनकी बातचीत हुई, तो फिर फाइनल ये डिसीजन आया था कि जी 15 मई तक अब नाम फाइनल हो जाएगा कि मुलाकातों का सिलसिला जारी था। खुर्शीद शाह साहब ने यही कहा है कि हमारी तो मुलाकातें हो रही थी, अगर ऐसे कोई नाम थे तो मुझे पहले से बता दिया जाता, ताकि जो ऑपोजिशन का एक बाहमी नाम होते 3-4 जो भी होते वो हम मुश्तरका तौर पर देते, लेकिन वक्त से पहले आपने नाम डिस्क्लोज कर दिए, तो इसलिए अब पीटीआई से बात करने की जरूरत बाकी नहीं रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पीटीआई का जो स्टांस कह रहे हैं वो अभी भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं जी जो नाम है वो मुशावरत के जरिए फाइनल किए जाएंगे और तमाम को मिलकर बैठना है, और डेफिनेटली ये एक तरीक़ाकार है जिसकी वजह से तमाम जो है ये तरीक़ाकार आगे बढ़ेगा। तो अभी हमें इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी सर, खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि जी अब नाम तो फाइनल कर लिए हैं, तो अब क्या फ़ायदा बात करने का आगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुर्शीद शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझसे बात भी की और एतमाद में भी लिया वजीर आजम की मीटिंग के बाद, और बड़े अच्छे माहौल में हमारी गुफ्तगू चली और चल रही है। मेरी राय में हमारी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है जो हमने किया, और उसमें कुछ नाम ज़ेरे गौर आए। जो नामों को हमने कंसिडर किया और तय ये हुआ था कि हम नाम कंसिडर करके आपस में मिल बैठेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी से मशावरत करनी थी और मैंने अपनी पार्टी से मशावरत करनी थी। मैंने उनका जिक्र किया और मैं सच्ची बात है, मुझे उसका अफसोस भी हुआ। मैंने क़यादत से कहा भी है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि अभी तो इब्तदाई चीज है, कंसल्टेशन का प्रोसेस है। तो मैं खुर्शीद शाह साहब से बात करूंगा और मैं समझता हूं कि अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, एतमाद में लेकर हमें एक दूसरे को एतमाद में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है एक ऐसा सेटअप आ जाए जो शफाफ इंतखाबात कराने की नीयत और अहलियत रखता हो, जो कि आइन के ऐन मुताबिक है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि आप तो ये कह रहे हैं कि किसी नादान की जानिब से मीडिया पर ये नाम सामने लाए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए इस हवाले से, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं और जो अपोजिशन के दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये नाम बाहर लाए गए हैं ताकि इस पूरे अमल को मुतनाज़ बना दिया जाए इब्तदा के अंदर ही। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हर किस न मेरी ये सोच है, न ये मेरी नीयत है, और न मैं इतना नापुख्ता ज़हन रखता हूँ। जिसने भी ये किया है खुदा जाने कौन है। जिसने भी किया है न उसने जमहूरियत की खिदमत की है, न उसने ऑपोजिशन की खिदमत की है, और न उसने तहरीक इंसाफ की खिदमत की है। और मैं इस मामला पे मैं अपने चेयरमैन को अपने व्यूज दे चुका हूँ। सर, आप लोगों की कंफ्यूजन कहाँ हुई? आप कह रहे हैं कि आपका राब्ता भी है, आपकी बातचीत भी है और मिलकर बैठकर आपने ये डिसाइड करना था, फिर नाम फाइनल सामने आते हैं। अभी इनिशियल प्रोसेस है, उसके अंदर ही इस तरह की जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो जाना, एक चीज को मुतनाज़े हो जाना। सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, कंफ्यूजन नहीं है जी, समझिए, एक डिस्कशन है। डिस्कशन में मुख्तलिफ नाम जिनका तस्करा होता है, आप बैठकर बात करते हैं, आप कंसिडर करते हैं कि ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस जिम्मेदारी के लिए कौन कौन शख्सियात हैं जो अहल हैं। अब ये तबादला ख्याल तो होता है, लेकिन तबादला ख्याल तो करना पड़ता है। जब तबादला ख्याल करेंगे तो कंसेंसस इमर्ज करेगा। जब खुर्शीद शाह साहब मिलेंगे कायदे ऐवान से, तब भी तो तबादला ख्याल होगा। कोई जरूरी तो नहीं है कि पहली नशिस्त में ही उनके मामला तय हो जाए। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, चूंकि निगरां वजीर आजम का जो पूरा सेटअप है इसको कैसे लाना है, उसके तरीक़ाकार से यकीनन आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि 6 हुकूमती नुमाइंदे होंगे, 6 अपोजिशन के नुमाइंदे होंगे, और फिर अपोजिशन के 6 नुमाइंदों में भी तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी शामिल होगी। अब अगर उसमें प्रोसेस के अंदर पहले से ही तनाज़े पैदा हो जाता है तो आगे जाके कैसे ये मसला आगे बढ़ेगा? देखिए, तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा, इसको तनाज़े का रंग देना या लफ्ज इस्तेमाल करना मेरी समझ में मुनासिब नहीं होगा। सर, खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं ना कि अब बात करने की जरूरत नहीं। खुर्शीद शाह साहब से अगर उनको, देखिए, हो सकता है उनकी दिल आजारी हुई हो ये खबर पढ़कर, और मैं उनसे पूरी हमदर्दी रखता हूँ। सर, वो कह रहे हैं मुझे सख्ता हो गया ये खबर सुन के।
क्या हो गया? सख्ता हो गया उनको ये खबर सुन के, उन्होंने कहा कि तो हैरान हो गया। मुझे वो देखिए बिल्कुल मैं उनके एहसास का, मुझे जज्बात का एहसास है, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनको एतमाद में लूंगा। हाँ। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है और हमने मिलके चलना है। और मकसद किस लिए चलना है? चलना ये है कि एक ऐसा सेटअप आए जो शफाफ इंतखाबात करवाए, जो उनकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है और जमहूरियत की जरूरत है। ठीक, मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब आप उनसे दोबारा बात करेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे? मैं यकीनन करूंगा। सही, ठीक है। अच्छा सर, जो अब जो सिचुएशन चल रही है ओवरऑल नून लीग के हवाले से अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि जहां पर नून लीग के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं, वहीं पर नून लीग ने एक कैंपेन भी चलाई है और वो कैंपेन चलाई है उन्होंने वोट को इज्जत दो के नाम से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? काश वो वोट को इज्जत देते, काश वो पार्लियामेंट को इज्जत देते जिसकी पार्लियामेंट और वोट मुस्तहिक है। काश वो हमारी उस रुएदाद को उस पर तवज्जो देते जब हम कह रहे थे कि 2013 के इंतखाबात में हम समझते हैं कि हमसे नाइंसाफी हुई है। काश वो वोट को इज्जत और तकद्दुस उसका बहाल करते जब ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की इंतजामिया को इस्तेमाल किया जा रहा था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराने के लिए। डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल किए जा रहे थे, इंतजामिया को इस्तेमाल किया जा रहा था, लोगों के बाजू मरोड़े जा रहे थे, लोगों को मरात और लालच दिए जा रहे थे। तो काश ऐसा होता। अच्छा सर, शाह साहब ये बताइएगा कि वोट को इज्जत दो के हवाले से बात हो रही है, तो अगर नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे उनके दौर की अगर बात की जाए इसी 4 साल के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर वो कितनी बार आए हैं ये भी आप जानते हैं, सेनेट के अंदर कितनी बार आए, तकरीबन 6 से 8 बार आए, फिर काबीना का इजलास वो कितनी ताखीर से बुलाते रहे, और फिर उनके खाली गैर मुल्की दौरों की अगर बात की जाए तो 300 दिन तो वो तकरीबन उनकी छुट्टियों के इस तरह से निकलते हैं और 1 अरब रुपए उस पर खर्च हुआ है। तो क्या ये वोट को तकद्दुस और वोट को इज्जत देना ये है? देखिए, वोट को इज्जत और तकद्दुस और इज्जत देना हम भी चाहेंगे कि हर वोटर की बात को अहमियत दी जाए, हर जमहूरी ज़हन वाला आदमी इसके हक पे होगा। लेकिन देखना यह है ना कि आपका अपना माजी क्या है, आपका अपना रवैया कैसा रहा है। आपने दुरुस्त कहा, आप पार्लियामेंट की आज बात करते हैं कि सबसे मोहतरम इदारा है, आपने पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी, आप पार्लियामेंट पे तवज्जो नहीं दी, पार्लियामेंट को आना आपने मुनासिब ही नहीं समझा। जितने बड़े बड़े फैसले थे वो पार्लियामेंट के बाहर किए। अच्छा, जई साहब बहुत मोहतरम है, सीनियर है, एहतराम करता हूं, वो बहुत दर्स देते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इतना तो दर्स देते कि वो बहुत जितने मेन फैसले किए हैं वो पार्लियामेंट से बात कर देते हैं, और पार्लियामेंट को बेचारी तो ब्रेकिंग न्यूज से उसको खबर मिलती है। बहुत से फैसले पार्लियामेंट में किए जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल पार्लियामेंट को इज्जत देना तमाम लोगों का फर्ज है। और जहां तक वोट के तकद्दुस के हवाले से उन्होंने कैंपेन चलाई है, तो सर नून लीग का जो अब नैरेटिव है वो यही है कि एक तरफ तो वो जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि आवाम का समंदर हमारे साथ है। आप देखें जी, नून लीग का नून लीग का जो नैरेटिव है ना वो बौखलाहट का शिकार है। देखिए, एक तरफ वो तकद्दुस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके इल्म में है कि गुजरावाला में इनके मेंबरान ने जो कल हरकत की है और जो इन्होंने जो जुमले कहे हैं, एहतजाज किया, शर्म नहीं, एहतजाज नहीं है, जो उन्होंने मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के बारे में कहा है उनको शर्म आनी चाहिए। हम सब बेटियों वाले हैं, बहनों माओ वाले हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए उन कारकुनों को जिन्होंने ये हरकत की है। वक्त मुख्तसर है, क्विकली ये बताइएगा, वोट को इज्जत देने के हवाले से तो बात हो गई, वोटर को इज्जत कैसे दी जाएगी? वोटर को इज्जत दी जाएगी कि आप उसके वोट हासिल करने के बाद लूट मार ना करें, वोट हासिल करने के बाद मुल्क की तिजोरियां खाली ना करें और अपने खजाने ना भरें। वोटर को इज्जत दी जाएगी जब आपका रवैया जीतने के बाद आपकी गर्दन में सरिया और फिरौनियत ना आ जाए, फिर वोटर को इज्जत मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब गुड मॉर्निंग से गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है उन्होंने डिस्कशन की है और बहुत ज़बरदस्त वो बात कर रहे थे। ओवरऑल निगरां सेटअप के हवाले से भी उन्होंने बात की, नून लीग की कैंपेन के हवाले से भी उन्होंने बात की और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें नून लीग का जो नैरेटिव है वो एक्चुअली क्या नैरेटिव है, और इस हवाले से जो है हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। इस हवाले से हम आपको मजीद भी बताएंगे कि अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब कुछ बात कर रहे थे हम डिप्रेशन के हवाले से। तो डिप्रेशन दूर हो जाता है आपका जब आप बेफिक्र होते हैं, और आप बेफिक्र कब होते हैं? जब आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है, आपकी कोई सुनने वाला होता है, आपके साथ बातें कोई शेयर करने वाला होता है। और बातें आप जब शेयर करते हैं जब आपका डेफिनेटली कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका सेल फोन जो है वो प्रॉपरली एक्टिव हो, और उसका जो आपके पास नेटवर्क हो वो इतना ज़बरदस्त हो कि आपसे उस नेटवर्क के हवाले से कभी कोई शिकायत नहीं हो, उसके सिग्नल्स कभी ना जाएं, और आप जहाँ बैठे हों, जिस जगह बैठे हों, आप जिस शख्स को कॉन्टैक्ट करना चाहें उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहते हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। और आप नेटवर्क की बात कर रही हैं तो मेरा ख्याल से बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान में नेटवर्क काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक नेटवर्क यूफोन भी है, जो मेरा खुद जाती नेटवर्क भी है। अच्छा, और मेरा भी है। अच्छा, आपका भी यूफोन नेटवर्क है? चलिए जबरदस्त, हम यूफोन फैमिली का हिस्सा हैं। हाँ। और तो यूफोन के हवाले से मैं बता रहा था कि यूफोन का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं लाहौर जाऊँ या इस्लामाबाद कभी जाऊँ, रास्ते में ट्रेन से मैं यूजुअली सफर करता हूँ, तो रिमोट एरियाज पे भी यूफोन के सिग्नल आते हैं। तो बसा औकात ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो, ट्रेन लेट हो जाए, तो घर पे कांटेक्ट करने में बहुत आसानी रहती है। हाँ। तो इस हवाले से घर वाले बहुत ज्यादा बेफिक्र रहते हैं कि यार चलो यूफोन है और राब्ता होता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। हाँ। मुझसे जब मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं कि तुम्हारे पास कौन सी सिम है, से मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये वाली सिम है, तो फिर वो बेफिक्र हो जाती हैं और उनको बिल्कुल फिक्र नहीं होती। वो कहती हैं अच्छा यार ठीक है, तुम कहीं पे भी जा रही हो। अम्मी भी पूछती हैं, कोई भी पूछे तो सब कहते हैं जी अच्छा कहीं भी जा रहे हैं, आप कितना भी दूर जा रहे हैं, तो आपको बेफिक्र रहते हैं आप, क्योंकि आपके पास जो सिम होती है, आपके पास जो नेटवर्क होता है वो यू फोन का होता है। तो इसी तरीके से हम आपको एक जानवर से मिलाते हैं जो कि बड़ा बेफिक्र है, और ये कहाँ जा रहा है सच धज के, ये जरा देखिए। तो जनाब बड़ा ही बेफिक्र किस्म का था ये इंसान, ये जानवर बिल्कुल, और जितने इंसान वहाँ पर खड़े थे वो भी सारे बड़े बेफिक्र थे। लेकिन हम जहाँ पर बेफिक्री की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम फिक्र की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इंडियंस बड़े बेफिक्र रहते हैं, और जब पाकिस्तान की बात हो तो बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। तो बेफिक्री और फिक्री की बात हो रही है, तो वहीं पर आपको बताऊं वेस कि आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि आज के दिन यानी 18 अप्रैल को आज से ठीक 31 साल पहले किसी ने जबरदस्त छक्का मारा था। हाँ, आप छक्के की बात कर रही हैं तो शायद ये वही दिन है जब इंडियन क्रिकेट मद्दा याद रखना नहीं चाहते हैं, और हर साल ये दिन आता है, और गुज़श्ता 31 सालों से किसी तीर की तरह इंडियन क्रिकेट के शायकीन के सीने में जाके लगता है। बिल्कुल, और उनकी फिक्रें आज तक भी कायम है और बढ़ती रहती हैं इस छक्के के हवाले से। वो भूल नहीं पाए अपनी ये शिकस्त। दरअसल इसी दिन शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने शर्मा के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को सिर्फ शानदार जीत दिलाई, बल्कि पाकिस्तान को एशिया कप का खिताब भी दिलाया। जबरदस्त छक्का था, इतना ही नहीं बल्कि इस छक्के ने इस मैच को क्रिकेट की तारीख में याद, इतनी सारी हमारे जो है ना वो प्रेशर बढ़ रहा था हमारे नर्व्स के ऊपर कि भाई किसी तरीके से हम इंडिया से जीत जाए। तो होपफुली आगे अब जितने भी मैचेस होंगे अल्लाह करे कि पाकिस्तान और इंडिया के हाँ ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो तो पाकिस्तान जीते, और ऐसा ही कोई और भी प्लेयर ऐसा ही छक्का मारे जो इंडिया को एक दफा फिर से। तो आप प्रेशर की बात कर रही हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम करते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो अब प्रोग्राम में सबा हम कुछ अच्छी खबर शामिल करेंगे। आमतौर पे पाकिस्तान की अंदर से कोई अच्छी खबरें सामने नहीं आती, सियासत के हवाले से हो या मसाइल के हवाले से हो, लेकिन इसी दौरान एक अच्छी खबर यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट अफजल भट्ट हैं जिन्होंने रेसलिंग के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। क्रिकेट की तारीख के अंदर इनाम भट्ट, जी हाँ, इनाम भट्ट हमारे साथ भी होंगे अब से कुछ देर में। उन्होंने रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता है पाकिस्तान नुमाइंदगी करने वहां पे गया था, गो के बहुत ज्यादा कामयाब पाकिस्तान का टूर नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ने बिल आखिर एक गोल्ड मेडल जरूर जीत लिया है, और वो इनाम भट्ट ने जीता। बिल्कुल, और हमारा जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो ओवेस है ही ऐसा टैलेंट। हमारा टैलेंट जब रिफाइन होकर बाहर जाता है तो ये लोग साबित करते हैं कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है और ये कितना आगे बढ़कर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। चाहे आप रेसलिंग देख लीजिए, चाहे आप बॉक्सिंग देख लीजिए, या फिर आप टाइकोंडो के हवाले से अगर बात कर लें, क्रिकेट देख लें, टेनिस देख लें, तो हमारे सारे ही प्लेयर्स जो पाकिस्तानी, हमारे सारे ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर वो कामयाबियां हासिल करते रहेंगे तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है उन लोगों के ऊपर भी जो अपकमिंग लोग होते हैं और इस फील्ड में आने का सोच रहे होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनाम भट्ट हमारे साथ अब लाइन पे मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनाम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज में आपको कहेंगे खुशामदीद, और सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल जीता। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मेडल दिया है
और जिस तरह मेरा वेलकम हुआ है, जिस तरह मुझे पजीराई मिली है और जिस तरह मुझे पूरे पाकिस्तान की तरफ से प्यार मिल रहा है, तो बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है। आज जब मैं आया हूँ एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो सेक्रेटरी, जो डीजी हैं, उनकी तरफ से मुझे उन्होंने बुके मिले है। उसके बाद मुझे जो रियाज हुसैन पीरजादा साहब है, उनकी तरफ से बुके मिला है। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है इनाम भट्ट, और बहुत सारी आपको मुबारकबाद, आपने इतना जबरदस्त कारनामा किया है। और जब यकीन करें कॉमनवेल्थ गेम्स जब इसका स्टार्ट हो रहा था, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान के पास भी जो है वो कोई गोल्ड मेडल आए, और डेफिनेटली आप ले आए, बिलाखिर ले आए। ये बताएं कितनी सारी मेहनत की थी आपने? जैसे जी किसी भी बड़े मेडल की अचीवमेंट के पीछे साल की मेहनत होती है। तो मैं मेरे वालिद मोहतरम ने और मेरे जो उस्ताद फोत हो गए हैं चौधरी शबीर हुसैन साहब, उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेनिंग करवाई थी। और बचपन से उनका एक ही ख्वाब था कि मैंने जो है वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने जिस तरह मेहनत की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेरा भरपूर मेरा ताउन किया। बिल्कुल इनाम भट्ट, आपने जो मेहनत की वो जरूर रंग लाई है और आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, आप उसमें कामयाब हुए हैं। मुझे ये बताएं, जब ये मैच आप खेल रहे थे, उस वक्त मैच मैंने देखा भी, उसकी कुछ झलकियां भी बाद में देखी, तो आप मुखालिफ के ऊपर बहुत ज्यादा हावी दिखाई दिए। क्या वो चीज थी, कौन सी ताकत थी, कौन सी मोटिवेशन फैक्टर था जो आपको हावी रखे हुए था? देखिए, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेरे 4 कनवे हैं। तो पहला कंपटीशन तो मैंने बहुत आराम से विन किया। दूसरा कंपटीशन मेरा इंडिया के साथ था। तो इंडिया के साथ तो वैसे ही जज्बा बहुत होता है, वैसे ही इतना ज्यादा पुरजोश था मैं। और जब मैं मैदान में एंटर हो रहा था, तो सारी जो, क्योंकि लोग इंडिया के बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्टर मौजूद थे, तो वो इंडिया की आवाजें लगा रहे थे। तो मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। मैंने कहा ये इंडिया नहीं, इनाम कह रहे हैं। और अल्लाह अकबर का मैं नारा लगाते हुए मैदान में गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नसीब हुई। और इस तरह जब मैं फाइनल की जो फाइट थी वो मेरी नाइजीरियन खिलाड़ी के साथ थी, तो उस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ ये था कि पिछली जो कॉमनवेल्थ है उसमें भी पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने गोल्ड नहीं लिया, और ये गोल्ड मेडल, ये जो मौका, ये मुझे हाथ से नहीं जाने देना। तो मैंने फिर अल्लाह को याद किया और पूरी कौम की दुआएं मेरे साथ थी, तो मैंने भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता। अच्छा इनाम, जब जा रहे थे तो क्या जज्बा था, क्या सोच रहे थे कि किस तरीके से जो है वो अब मेडल लेके आना है, किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से कम बैक करना है? आपके इमोशंस क्या थे जब आप जा रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2010 में भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो मुझे ये था कि मैंने हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करना है और पाकिस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीतना है। तो मैंने, जो मेरे कोच है, जो मेरे कोच है चौधरी शबीर हुसैन साहब, उनका एक ख्वाब था कि मैं दोबारा मेडल लूं। और जो मेरे उस्ताद हैं अभी जो हमारी पाकिस्तान टीम के साथ है, सुहेल रशीद साहब, इन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करवाई। फरीद साहब थे हमारे साथ। तो हमने बैठ के हर खिलाड़ी पे हमने प्लानिंग की कि इंडिया की तरफ से जो आ रहा है उसके साथ कैसे खेलना है, नाइजीरिया से जो आ रहा है उसके साथ कैसे खेलना है। तो एक मुकम्मल टीम एफर्ट है जिसके नतीजे में कामयाबी मिली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके जो ट्रेनिंग है शबीर साहब, उन्होंने आपकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त की। तो ये बताएं कितने दिन आपके ये ट्रेनिंग के सेशन होते थे, दिन में कितनी ट्रेनिंग करते थे आप? रूटीन में हमारी तकरीबन 3 टाइम हम ट्रेनिंग करते थे और 2 से 2.5 घंटे पे हर सेशन जो है वो मुश्किल होता था। तो तकरीबन हम 6 घंटे हमने प्रैक्टिस की है और सिर्फ हमारा मकसद था कि पाकिस्तान का परचम बुलंद होना चाहिए। अच्छा इनाम, ये बताएं कि ये ट्रेनिंग के हवाले से आपने बताया और मैच के हवाले से भी बताया, आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर खेलों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, फरोग नहीं दिया जाता एथलेटिक्स के मुकाबलों की अगर खास तौर पे बात की जाए, तो बोर्ड की सपोर्ट कितनी थी और हुकूमती सतह पर आपकी सपोर्ट कितनी की गई? देखें, हमारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 6 माह का हमारा कैंप ऑर्गेनाइज किया था और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने भी हमें भरपूर ताउन किया हमारे साथ। तो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ओवरऑल एक जो है ना वो क्राइसिस है, ओवरऑल इतना अच्छा जो है ना वो परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये है कि अगर हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें तो इंडिया के सारे खिलाड़ियों ने बाहर के मुल्क ट्रेनिंग की है, सारे खिलाड़ी बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, यूएसए में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये है कि हमने बस अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश की, जितना
कोई बंदा एफर्ट कर सकता था। यही तो पाकिस्तानियों का टैलेंट है कि आप कह रहे हैं सारे खिलाड़ी जो है कोई अमेरिका में कोई बर्तानिया में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो भी आपको सपोर्ट हुई थोड़ी बहुत उसके तहत आपने ट्रेनिंग की और माशाल्लाह से अब आप गोल्ड मेडल लेकर आए। तो यही तो हमारे लोगों का टैलेंट है, यही तो आप लोग सरमाया है हमारे मुल्क का। आपने ट्रेनिंग के हवाले से बात की, तो ये बताएं कितनी ज्यादा जो है वो जरूरी होती है ट्रेनिंग, सारा ओवरऑल एनवायरनमेंट, और सबसे ज्यादा इंटेंशन कितनी ज्यादा जरूरी होती है जीत के लिए? देखिए, जो ट्रेनिंग होती है ना, रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो आप अकेले ट्रेनिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाने की जरूरत होती है। तो जो दूसरे खिलाड़ी थे वो तो, क्योंकि जो बाहर के जो खिलाड़ी हैं ईरान के या दूसरे कंट्रीज के, वो तो अपने मुल्क से बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतने वसाइल नहीं है। तो हमने पाकिस्तान में रहते हुए फिर अपनी जितनी भी कोशिश करते थे हमने की है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ज्यादा हमें जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने भी हमारा कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो हमें पाकिस्तान में कैंप मिला है। तो अगर हम इसी तसलसल को आगे लेके चले और इंटरनेशनल लेवल इसी तसलसल को आगे लेके चलना होगा, और यकीनन पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर सारे नाम पाकिस्तान के लिए लेके आएगा। बहुत बड़े बड़े गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान आ सकते हैं मुकाबलों के इनाम। बट आपने हमारे से बात की, गुड मॉर्निंग, आज में वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आज सुबह ही पाकिस्तान लौटे हैं, तो हम दुआ गो हैं कि आप आइंदा भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे।